गुजरात विधानसभा उपचुनाव में विसावदर सीट पर आप पार्टी का हुआ जबरदस्त कमबैक, तो वहीं कड़ी विधानसभा सीट पर लहराया भगवा। आप ने बीजेपी के गढ़ गुजरात में 2022 के चुनाव में जीती विसावदर की सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। बीजेपी इस सीट पर 2007 से जीत के लिए तरस रही है। गुजरात की विसावदर सीट पर आप कैंडिडेट गोपाल इटालिया ने 17,554 वोटों से जीत हासिल कर ली। उन्होंने भाजपा की कीर्ति पटेल को हराया है। गोपाल इटालिया को कुल 75,942 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार किरीट पटेल को 58,388 वोट मिले। इसके अलावा कांग्रेस ने इस सीट पर नितिन गारपरिया को टिकट दिया था, जिन्हें सिर्फ 5,501 वोट मिले। वो तीसरे नंबर पर रहे। तो वहीं गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार चावड़ा को कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को हराकर 38,904 वोटों से जीत हासिल की है। भाजपा को कुल 98,836 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 59,932 वोट मिले। आम आदमी पार्टी जगदीश चावड़ा को 3,077 वोट मिले और नोटा को 1,692 वोट मिले। इस चुनाव में सबसे बुरा हाल कांग्रेस का रहा, जिसे अपनी लीडरशिप पर एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है। और वहीं विसावदर पर आम आदमी पार्टी की जीत ने बीजेपी के लिए चिंताएं खड़ी कर दी है। कैमरामैन राज साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना डंका बजा दिया है और ढोल नगाड़ों की थाप के ऊपर जीत का जश्न मना रही है। लेकिन पंजाब की विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर श्रोमणी अकाली दल, गम में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इन पार्टियों की नीतियों को जिम्मेवार माना जा सकता है। और यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपना पूरा जोर इस उपचुनाव में लगाया हुआ था और 2027 का नारा भी दिया जा रहा था। और इसी के चलते ही कांग्रेस का ज़्यादा आत्मविश्वास और कांग्रेस की धड़ेबंदी का कांग्रेस को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई भी दिया। कहीं ना कहीं ग्राउंड से अब जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा भी ये बातें उठानी शुरू कर दी जा रही हैं कि लगातार ही 10 साल सत्ता में बाहर रहने के बाद भी यदि गठबंधन नहीं होता तो आने वाले समय में दोनों पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वहीं पर यदि कांग्रेस ने आपसी धड़ेबंदी के ऊपर काबू नहीं पाया तो 2027 में कांग्रेस को फिर से निराशा भी हाथ लग सकती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में टीएमसी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। टीएमसी पार्टी की जो उम्मीद है अलीफा अहमद को 91,480 वोट मिले थे। वही बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें 40,146 वोट मिले हैं। और कांग्रेस सीपीएन का यहाँ पे गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्हें 26,220 वोट मिले हैं। यानी कह सकते हैं कि अलीफा अहमद को 50,000 से ज्यादा मतों से उन्हें विजयी हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जनता की इस जीत को बताया है मां माटी मानूस को इस जीत का उन्होंने श्रेय दिया है। यानी कह सकते हैं 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले इस उपचुनाव में टीएमसी पार्टी को बड़ी ताकत मिली है और इस जीत के साथ टीएमसी पार्टी 2026 के विधानसभा में जाएगी। वहीं लगातार बीजेपी पार्टी हिंदुत्व की बात करने वाले शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बार फिर से यहाँ पे कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ गई है और बीजेपी दूसरे नंबर पे है। और बीजेपी पार्टी 2026 में कैसे मजबूत हो और कैसे चुनाव को जीते, इसको लेकर बीजेपी पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 नदिया। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से आरजेडी का कमान संभालेंगे। आज लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही यह तय हो गया कि एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही आरजेडी के होंगे। राजद और लालू प्रसाद यादव का नाम एक दूसरे का पूरक है। भले ही अब पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथों में है, लेकिन अभी भी बड़े बड़े फैसले लालू यादव ही लेते हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच लालू यादव की एक अपनी अलग साख है जो सबको एकजुट बनाए हुए है। आज भी लालू यादव पार्टी की हर रणनीति को न केवल बना रहे हैं बल्कि उसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इसीलिए अब ऐसा लगता है कि जब तक लालू यादव रहेंगे तब तक उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाना नामुमकिन है। लालू प्रसाद यादव की सेहत अब पहले जैसी नहीं है और न ही लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से पहले जैसा सक्रिय हैं। फिर भी पार्टी किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर इस चुनावी साल में जोखिम लेना नहीं चाहती है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव को फिर से पार्टी की कमान सौंपी गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने वाले 3 समाजवादी पार्टी के विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से जानकारी साझा करते हुए कहा कि पार्टी विरोधी और पीडीए विरोधी कार्य करने वाले अपने 3 विधायकों मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। सपा का तर्क है कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन की समय सीमा समाप्त हो गई है। बाकी विधायकों का आचरण अच्छा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समाजवादी पार्टी के कुल 7 विधायकों राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया था, जिसमें से 3 को फिलहाल निष्कासित कर दिया गया है। वहीं पार्टी से निष्कासित किए गए विधायकों का ये कहना है कि पार्टी में रहते हुए उनकी अनदेखी की गई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके सामने कई विकल्प खुले हुए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों की यात्रा पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। वहां वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 4 मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक पहली बार काशी में आयोजित की जा रही है। अमित शाह के वाराणसी दौरे के सियासी मायने भी हालांकि निकाले जा रहे हैं। अमित शाह और 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी न केवल पार्टी की एकजुटता को दर्शाएगी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रेरित करने का भी प्रयास समझा जा रहा है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी बनारस में गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी, जिसमें कई राजनीतिक मसले को भी सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह की मुलाकात होने जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले तथा इजरायली आक्रामकता की आलोचना या निंदा नहीं की है और वह गाजा में नरसंहार पर भी चुप है। मुख्य विपक्षी दल के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अब सरकार को पहले की तुलना में अधिक नैतिक साहस का परिचय देना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत होनी चाहिए। अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान में 3 यूरेनियम संवर्धन स्थलों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था। पिछले 10 दिनों से ईरान और इजरायल के बीच सैन्य संघर्ष जारी है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि ईरान पर अमेरिकी वायुसेना की ताकत का इस्तेमाल करने का राष्ट्रपति ट्रंप का निर्णय ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के उनके अपने आह्वान का मजाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईरान के साथ तत्काल कूटनीति और बातचीत की अनिवार्यता को दोहराती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत कर कूटनीतिक पहल की है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद आज पहली बार शेयर बाजार खुला है। दुनिया भर के शेयर बाजार में आज हलचल है। अगर भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो बीएसई का सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा गिर गया है, जबकि निफ्टी की बात करें तो 280 अंकों से ज्यादा गिरा है। अगर कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन की बात करें तो बीएसई का सेंसेक्स काफी चढ़ा हुआ था, निफ्टी भी चढ़ा हुआ था, यानी बाजार में रौनक थी। लेकिन जैसे ही इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई, दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। लोगों को ये भी डर लग रहा है कि कहीं इस युद्ध में रूस और चीन की भी एंट्री न हो जाए। यही कारण है कि बाजार में गिरावट का दौर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब से ईरान और इजराइल का वार शुरू हुआ है, तब से क्रूड ऑयल $18 प्रति बैरल तक बढ़ चुका है। लेकिन पहली बार हुआ है कि सोने की कीमतें भी कम हो रही हैं। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुंबई से विधायक अबू आजमी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा है कि वारकरी संप्रदाय के लोग जब पालकी निकालते हैं तो इस दौरान सड़क पर जाम लग जाता है। हिंदू जब अपना त्योहार सड़क पर मनाते हैं तो मुसलमान विरोध नहीं करता, लेकिन जब मुसलमान सड़क पर नमाज अदा करते हैं तो शिकायतें आ जाती है। आजमी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने शिकायत नहीं की कि सड़क पर त्योहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन जब मस्जिद भर जाती है तो मजबूरी में कुछ लोग 5 या 10 मिनट के लिए बाहर नमाज पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नमाजियों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर भी आजमी का कहना है कि न्यायालय ने किसी भी धार्मिक स्थान से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में से मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है और मस्जिदों से स्थानिक नेताओं के कहने पर प्रशासन लाउडस्पीकर हटवा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकियां धूमधाम से निकाली जाती है और इस उत्सव के दौरान हजारों लोग सड़कों पर रहते हैं। कैमरा पर्सन अनंत बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एनआईए के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एनआईए ने 2 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के मददगारों की पहचान परवेज अहमद और बशीर अहमद के रूप में हुई है। एनआईए ने दोनों इन आतंकियों के मददगारों को आज जम्मू में एनआईए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने इन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि इन दोनों ने ही आतंकियों की मदद की थी आतंकी हमले के लिए। 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमले को जो अंजाम दिया था, इन आतंकियों के मददगारों ने आतंकियों को रुकने में उनकी मदद की, उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाया। 5 दिन की रिमांड पर इन्हें लिया गया है। अब कड़ाई से एनआईए इनसे पूछताछ करेगी ताकि पता चल सके कि कितने लंबे समय से इन्होंने तीनों पाकिस्तानी आतंकियों को यहाँ रुकाया था, रैकी कहाँ पे की थी, किन किन जगहों पर रैकी की थी और कितने पैसे लिए थे उन्होंने आतंकियों की मदद करने के लिए। यानी हर छोटी कड़ी को जोड़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितनी जल्दी हो सके उन तमाम आतंकियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इस कायरता को, इस बर्बरता को पहलगाम में अंजाम दिया था। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।